नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में इतिहास विषय से एक प्रश्न लिया हुआ है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न का फॉर्मेट बाद में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त था क्या। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी बंदोबस्त एक ही चीजें हैं ये। तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसके अंतर्गत एक स्थायी रूप से भू राजस्व वसूलने की प्रथा शुरू की गई और इसे 1793 में शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाता था कि इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और जमींदारों से ब्रिटिश कंपनी वसूल करती थी और जमींदार जो कृषक होते थे उनसे लगान वसूल करती थी। तो इस व्यवस्था में जमींदार तो मालामाल होते चले गए, लेकिन कृषकों की जो अवस्था थी वह दयनीय होती चली गई। इसके साथ साथ इस प्रश्न में जो लिखे गए हैं दो कीवर्ड, उनको समझ लेते हैं। जब भी आपसे कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इस कथन का परीक्षण कीजिए और उसमें एक या एक से अधिक कीवर्ड दिए हुए हों, तब आपको चाहिए कि आप उस व्यवस्था के बारे में, जैसे इस प्रश्न में स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखा हुआ है, तो स्थायी बंदोबस्त के गुण दोषों का मूल्यांकन करते हुए और इसमें लिखे हुए जो कीवर्ड हैं आप उनको जस्टिफाई कर दें कि यहाँ पर जो बात लिखी गई है वह सही है या नहीं सही है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट में एक ही वर्ड या एक ही कीवर्ड दिया होता है, जैसे इसमें लिखा होता स्थायी बंदोबस्त एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, लेकिन यहाँ पर इसमें दो कीवर्ड दिए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न में दो उपवाक्य होते हैं। तो कोई भी स्थिति हो, चाहे एक कीवर्ड हो मुख्य, चाहे दो कीवर्ड हो, चाहे दो उपवाक्य हो, ऐसी किसी भी अवस्था में या ऐसी किसी भी स्थिति में आपको उस व्यवस्था के गुण दोषों का मूल्यांकन करते हुए उन कीवर्ड्स के पक्ष में या विपक्ष में अपना तर्क देना होता है। यहाँ पर इस प्रश्न में देखेंगे और स्थायी बंदोबस्त के जब गुण दोषों का मूल्यांकन करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इसे कुछ मायने में साहसी तो कहा जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए मैंने कुछ कंटेंट लिया है, पहले उसको समझ लेते हैं। एक तो सामान्य सी विशेषताएं, विशेषताएं वही है जिनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि लगान के निर्धारण हेतु 1790-91 ईस्वी आधार वर्ष था। इसमें 1793 ईस्वी में स्थायी लगान की व्यवस्था लागू की गई और आधार वर्ष, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1790-91 ईस्वी आधार वर्ष था। इस आधार वर्ष के आधार पर स्थायी रूप से लगान का निर्धारण किया जाता था, लेकिन इस व्यवस्था की शुरुआत 1793 में हुई थी और भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार एवं 1/11 भाग जमींदारों के लिए। मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि ब्रिटिश कंपनी या सरकार जमींदारों से लगान वसूलती थी और जो जमींदार होते थे वे कृषकों से वसूलते थे। तो जो भी लगान की वसूली होती थी उसका 10/11 भाग सरकार ले लेती थी और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया जिन पर लगान अदायगी का दायित्व। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त का नियम तथा दूरवासी जमींदारी प्रथा का जन्म। सूर्यास्त का नियम क्या था कि जिस तारीख तक जो भी डेडलाइन दे दी जाती थी कि इस दिन तक वह लगान जमा हो जाना चाहिए, अगर वह लगान उस दिन के या उस तिथि के सूर्यास्त तक अगर नहीं जमा हो पाता था, तब उस जमींदार को बेदखल कर दिया जाता था और इसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भूस्वामी बना दिया जाता था। ये भी इसी प्रथा के अंतर्गत एक नियम था। कृषक पूर्णतया जमींदारों के अधीन हो गए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। किसानों की स्थिति किराएदार के रूप में तथा जमींदारों का भूमि पर अधिकार। किसानों की स्थिति किराएदार के रूप में हो गई थी और जमींदार भूमि के मालिक बन गए थे। तो जमींदार तो लाभ की स्थिति में रहे, लेकिन किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। यहाँ पर लिखा है स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक प्रभाव। हालांकि स्थायी बंदोबस्त के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे, लेकिन सकारात्मक प्रभाव में देखें तो जैसे लगान का एक निश्चित रूप से
आना शुरू हो गया। जमींदार भूमि के भूस्वामी बन गए। शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ प्रगति दिखाई दी। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। लेकिन ये जो सकारात्मक प्रभाव थे, ये सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव के सामने गौण थे। इस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव अधिक थे। इसलिए इसमें देखेंगे कंपनी की लगान वसूली यथावत। कंपनी की लगान वसूली में इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। स्वामी दास संबंधों का उदय, क्योंकि जमींदार जो थे वे भूमि के स्वामी बन गए, और जो किसान थे, जो वास्तविक रूप से खेती करते थे, वे दास के रूप में आ गए। कृषक कर्जदार तथा भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बन गई। कृषकों पर ऋण बढ़ता गया, क्योंकि चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे कोई फसल नष्ट हो जाए, लेकिन उनसे जबरन लगान वसूला ही जाता था, और भूमि क्रय विक्रय की वस्तु बन गई। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। जमींदार वर्ग के रूप में परजीवी वर्ग का विकास हुआ, दूसरे की मेहनत पे खाने वाला। दूरवासी जमींदारी प्रथा से उप सामंतीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा था, ये सूर्यास्त का नियम, कि अगर मान लीजिए कोई जमींदार किसी डेडलाइन जो दे दी जाती थी, कोई तिथि दे दी जाती थी, उस तिथि के सूर्यास्त तक अगर लगान जमा नहीं करता था सरकार के पास, तब सरकार उसे जमींदारी पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को वह भूमि सौंप देती थी। इससे उप सामंतीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। नवीनतम कृषि तकनीकों के निवेश में कमी आई। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो इस व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव कम थे और नकारात्मक प्रभाव अधिक थे। तो इसलिए अब प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कथन था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जिसमें मूल्यांकन करना हो, कि उस कीवर्ड के समर्थन में या विपक्ष में लिखना हो, तब आप उस व्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए और उसका गुण दोष उसके गिना दीजिए, और उसके बाद साहसी था या नहीं था ये बात बता दीजिए, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था या नहीं था ये बात बता दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जब हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए कि साहसी कदम तो था कि 1793 में एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई जिसने जो लगान की अनिश्चितता थी, अनियमितता थी, उसको एक निश्चित स्वरूप दे दिया। तो साहसी कदम तो माना जा सकता, लेकिन ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस व्यवस्था से जो परिणाम सामने आए, तो वे परिणाम नकारात्मक अधिक थे, सकारात्मक कम थे। और इस व्यवस्था से कंपनी को भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और किसानों की भी स्थिति दयनीय होती चली गई। इसलिए इस कदम को बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। तो इसमें इस कथन में दो कीवर्ड हैं, साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण। तो जब इस व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे, तब ये समझ में आएगा कि ये कदम साहसी तो था लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था, और यही इस प्रश्न का फॉर्मेट होगा। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य, एक बात और समझने वाली है कि ये प्रश्न 150 शब्दों के लिए है और 10 नंबर के लिए है। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व की प्रणाली से है। ठीक बात है ये। वस्तुतः अंग्रेजों को भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु धन की आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते उन्होंने विभिन्न नीतियां तथा उनके तहत धन प्राप्ति की अनेक नीतियां बनाई। ये क्या बात हुई? ये जो भूमिका है वह सदी हुई नहीं है। जैसे इसने पहली लाइन लिखी कि स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व की प्रणाली से है। इसके बाद इसे यहीं पर लिखना चाहिए था कि इसी स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा कहते हैं, या इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसी को कहते हैं। और इस प्रणाली में
जो लगान की वसूली होती थी वह स्थायी रूप से कर दी गई और जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। 1793 में इसे लागू किया गया था। एक संक्षिप्त परिचय दे देता, तब बात ज्यादा बेहतर तरीके से बनती। भूमिका कमजोर है इस उत्तर की। आगे लिखा है, इन नीतियों में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जॉन सोर की मदद से उठाया गया एक साहसी कदम था। ठीक बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इस व्यवस्था को लागू किया था और जॉन सोर की मदद से, ये बात भी सही है। अगली लाइन सही लिखी हुई है, स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजों के इस कदम को साहसी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने पहली बार भूमि के स्वामित्व की पहचान कर जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाकर उनसे लगान वसूली की दरें तय की और जो अनियमित अनिश्चित भू राजस्व व्यवस्था थी उसको निश्चित और नियमित किया। ये बात भी इसको लिखना चाहिए थी। ज्यादा एरिया लेगा, मैं ऐसे ही बर्बली मौखिक रूप से बता दे रहा हूं कि जो अनिश्चित अनियमित भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें नियमितता और निश्चितता लाई, इसलिए साहसी कदम माना जा सकता है। आगे देखते हैं किसने क्या लिखा है। इस व्यवस्था में किसान, जमींदार और सरकार 3 हिस्सों में बंटवारा होता तथा जमींदार व सरकार की आमदनी तय थी, जबकि किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। ये बात सही है कि इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार, जमींदार और किसान 3 पक्ष होते थे। तो जमींदारों की भी आमदनी तय थी कि उन्हें 1/, जो भी निश्चित जो लगान वसूल किया जाएगा उसका 1/11 भाग जमींदारों द्वारा लिया जाएगा और 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया जाएगा। लेकिन जमींदार किसानों से कितना वसूल करेंगे ये मनमानी पर छोड़ दिया गया था जमींदारों पर। तो इसलिए किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। तो ये बात लिखी तो ठीक है लेकिन ये ठीक से लिख नहीं पाया। इस व्यवस्था में किसान, जमींदार और सरकार 3 हिस्सों में बंटवारा होता था। 3 पक्ष थे, इस तरह से लिख देता। आर्टिकुलेशन की एरर है थोड़ी सी यहाँ पे, बात तो ठीक लिखी है। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, ये बात भी सही है। इस व्यवस्था में लगान की दर स्थायी तौर पर वसूली जाती, चाहे प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में फसल नष्ट ही क्यों ना हो गई हो, ये बात भी सही है। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, ये वाली बात भी सही है। ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। एक प्रश्न भी पूछा गया था, एक प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी ने ये प्रश्न भी पूछा गया था कि जमींदारी प्रथा भारत के कितने क्षेत्र में थी। तो मुझे पूरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था कि जमींदारी प्रथा के बारे में और उसके एरिया के बारे में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, उत्तरी कर्नाटक वगैरह, ये बात सही है। परंतु इस व्यवस्था को अंग्रेजों का बुद्धिमत्तापूर्ण कदम कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि, चूंकि नहीं, इसे लिखना चाहिए था क्योंकि। क्योंकि इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ और उनकी स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। इसमें उनके हित की कोई बात नहीं थी। अतः इसके ये सारी बातें यहाँ पर जो लिखी गई है वो सब सही लिखी गई हैं। एक दो बातें इसमें यहीं पर एक दो लाइनों में और लिखी जा सकती थी कि स्वामी दास संबंध हो गया, कृषक कर्जदार होते चले गए, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई,
तो ये सारी नकारात्मक बातें एक दो और भी लिखी जा सकती थी यहाँ, लेकिन इतनी लिखनी है, पर्याप्त है ये। अतः इसके कारण कृषक विद्रोह हुए। कृषक विद्रोह का एक बड़ा कारण ये व्यवस्था भी थी, क्योंकि कृषकों का शोषण हुआ। जो वास्तविक रूप से खेती करते थे, उनका इस व्यवस्था में शोषण हुआ। तो कृषक विद्रोहों का एक बड़ा कारण ये व्यवस्था भी थी। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह का भी एक बड़ा कारण कृषक विद्रोह थे, जिसके बाद में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश महारानी की सत्ता, प्रत्यक्षता तथा ब्रिटिश संसद अप्रत्यक्षता का शासन लागू किया गया। ये बात लिखने के साथ साथ इसे ये समराइज कर देना चाहिए था, 2 लाइनें लिख देनी चाहिए थी। अतः मार्क्समैन के इस कथन के अनुसार जमींदारी व्यवस्था को साहसी कहना तो ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था को बुद्धिमत्तापूर्ण कथन नहीं कहा जा सकता, या इस व्यवस्था को लागू करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था। इस तरह से अगर ये समराइज कर देता, तब बात ज़्यादा बेहतर तरीके से बनती। हालांकि यहाँ पर जो किसान विद्रोह, 1857 विद्रोह की बात जो की गई है, ठीक की गई है। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्टेटमेंट जो है, स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, ये मार्शमैन, एक इतिहासकार हुए हैं मार्शमैन, जेसी मार्शमैन, उनका स्टेटमेंट है दिया हुआ। तो इसमें साहसी का समर्थन करना है और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, इसका विरोध करना है। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। भूमिका कमजोर थी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जो बातें लिखी जानी चाहिए भूमिका में, उन्हें आगे तो लिखा गया है, भूमिका में नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर भी यहां से यहां तक ये लाइन और इसके बाद ये लाइन, ये तो ठीक है ही। बीच की ये सारी जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये अननेसेसरी हैं, और यहां से यहां तक 1 नंबर दिया जा सकता है। अंग्रेजों के इस कदम को साहसी कहने का तात्पर्य इतना है, तो साहसी तो कहा ही जा सकता है। एक बात और लिख देता कि जो अनिश्चित अनियमित भू राजस्व व्यवस्था थी, उसको निश्चित नियमित किया, बात और बेहतर होती। एक नंबर यहां पे भी दिया जा सकता, साहसी कहने का जो समर्थन किया। और इसके बाद यहां से यहां तक बता दिया गया कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, क्योंकि किसानों का शोषण हुआ और उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। ये सारी बातें ठीक थी, 2 नंबर यहां पे भी दिए जा सकते थे। कृषक विद्रोह, 1857 के विद्रोह की चर्चा की ही है, आधा नंबर यहां पे भी दिया जा सकता है। तो इस बच्चे को मिलते हैं 4.5 मार्क्स 10 में से, और इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया है, ऐसा ही करना चाहिए। इस व्यवस्था में पूरी तरह से जमींदारी व्यवस्था की विशेषताएं एक लाइन में नहीं लिखनी थी, संक्षेप में समझा देना था, जैसा कि इसमें किया गया। इसमें जब बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, तब इस बात को समझाने के लिए 2-3 लाइनों में समझा दिया गया कि किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई, कर्ज में फंसते चले गए, या उन्हें कर्ज देना ही होता था, चाहे फसल किसी विपरीत परिस्थिति में बर्बाद क्यों ना हो गई हो। तो इन 2-3 बातों से ही ये समर्थन मिल जाता है कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था।
और यही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ये बच्चा इस तरीके से और ये समझा देता कि उपरोक्त प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो वाक्य, जो कथन दिया गया है, वह इतिहासकार मार्शमैन का है और मार्शमैन के इस कथन के अनुसार इस व्यवस्था को साहसी तो माना जा सकता है, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता है और कंक्लूड कर देता, तब मैं इसे पूरे 5 नंबर देता। लेकिन इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया है और उत्तर को इसी तरीके से लिखना चाहिए और इस बच्चे को 10 में से 4.5 अंक मिलते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।